तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 16 पे। 16 में वो कह रहा है जाहिद एंड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ 40,000, डेप्रिसिएशन 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 3,000। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ ₹1,000। अकाउंट रिसीवेबल्स मीन डेटर का जो लेजर है उसमें कौन सी बैलेंसिंग फिगर आई होगी, क्रेडिट साइड पे डिक्रीज आ रहा है ना डेटर्स में। तो उसके बाद वो कह रहा है व्हाट वाज द नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब हमने उसे नेट कैश जनरेटेड बतानी है। वो हम कैसे बताएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना उसने दिया 40,000। उसके बाद क्या दे रहा है वो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन पहले लेस हुई होगी तो हम इसे ऐड कर देंगे, तो ये आ गई 4,000। इसके बाद आ रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस पहले लेस हुआ होगा, अब क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये 3,000 लॉस आ गया। उसके बाद वो कह रहा है डेटर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो यहाँ पे आके क्या आएगा डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट मीन्स ऐड हो जाएगा, तो कितना वो 1,000। तो ये कितने आ गए टोटल 48,000। ये क्या आ गई हमारी नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 48,000। ये हमारा आंसर आ गया 48,000। अब आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17 के ऊपर। 17 में वो क्या कह रहा है, Asman Limited made a profit for the year of ₹320,500 after accounting for depreciation ₹32,500। उसके बाद during the year following transactions took place: purchase of machinery, increase in accounts receivable, increase in inventory, increase in accounts payable. What is the net increase in cash and bank balance during the year? अब जो हमारी परचेज ऑफ मशीनरी है ये हमारी कहाँ पे आती है, इन्वेस्टिंग में। तो हमने उसे टोटल नेट कैश जनरेटेड बताना है, टोटल नेट कैश फ्लो बताना है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 320,500। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले इसमें से लेस हुई होगी, अब क्या हो जाएगी इसमें ऐड हो जाएगी 32,500। इसके बाद आ जाता है परचेज ऑफ मशीनरी, ये हम इन्वेस्टिंग में लिखेंगे। इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा लेस हो जाएगा, वहाँ पे डेबिट हो रहे होंगे तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे डेटर्स। कितने हैं 45,000। उसके बाद आ गया इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी डेबिट आ रही है तो यहाँ पे क्रेडिट आएगी, मीन्स के लेस हो जाएगी। कितनी है 28,000। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा डेबिट होगा, यानी कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा 12,600। उसके बाद आएगी हमारी परचेज ऑफ मशीनरी। तो यहाँ तक हमारा क्या आ गया, एक हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग। यहाँ तक हमारा टोटल क्या आ गया 292,600। इसके बाद हम एक हेडिंग बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इसमें क्या आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी। अब जब हमने मशीनरी परचेज की होगी तो इससे कैश आउटफ्लो हुआ होगा, ये कितना आ गया 125,000। तो हमारे पास नेट करके क्या आंसर आ गया 167,600।
तो ये हमारा आंसर आ गया। वन सिक्स सेवन सिक्स डबल जीरो। अब अपने नेक्स्ट MCQ 18 पे चलते हैं। सो कह रहा कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 4% लोन नोट्स, इंटरेस्ट पेबल का उसने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया है। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड एज इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018 इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब हमने उसे बताना है कि इंटरेस्ट पे कितना किया हमने, इंटरेस्ट पेड की अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट पेबल का लेजर बना लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग कितना है, BD कितना है 10,000, CD कितना आ गया 20,000। अब हम अपना इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सपेंस फाइंड करना पड़ेगा, एक्सपेंस फॉर द ईयर। वो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, उसने हमें अमाउंट बताई है कितनी, 1 मिलियन का लोन था और रेट कितना है 4%। तो ये हमारी फिगर आ गई 40,000। अब हम अपना लेजर बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास कैश पेड की अमाउंट आ जाएगी, कितनी आएगी वो 30,000। ये आ गया 30,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया 30,000। अब आ जाए नेक्स्ट MCQ पे, MCQ नंबर 19 पे। इसमें वो कह रहा है फुरकान लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन करंट एसेट। उसमें उसने हमें नॉन करंट एसेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बता दी है, कितना है 350 एंड 450। ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख एंड हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। कि गेन कितना हुआ 30,000 का, कॉस्ट कितनी थी 1 लाख और उसकी WDV कितनी थी 40,000। What is the net to be shown in as outflow in the cash flow from investing activity section in the statement of cash flow। अब हमने उसे बताना है कितने की आउटफ्लो हमने रिकॉर्ड करनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से। तो वो हम कैसे फाइंड कर लेते हैं, एक हमारा आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकेंड आ जाएगा डिस्पोजल। अब डिस्पोजल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का उसने हमें BD बताया हुआ कितना 350,000 और CD बताया 450,000। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पोजल का लेजर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एक तो उसकी कॉस्ट गिवन है, कितने का था एसेट, कॉस्ट क्या थी उसकी 1 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख और सेकंड इसका इफेक्ट जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लेजर में डिस्पोजल के रेफरेंस से 1 लाख। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक तो कैश आ जाएगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, और उसने गेन हमें बताया कितना है 30,000। अब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट हमारे पास है 1 लाख और WDV उसने हमें बताई है कितनी है 40,000। तो 1 लाख माइनस हम 40,000 करेंगे तो हमारे पास अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी आ गई 60,000। अब हम अपना लेजर बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास कैश की अमाउंट आ जाएगी, हमें कैश कितना मिला 70,000। अब इसी तरह हम अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर भी बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास कैश की फिगर आ जाएगी, इसको बैलेंस करके क्या अमाउंट आ रही है 2 लाख। अब हमने उसे क्या बताना है, नेट फिगर बतानी है कितने से आउटफ्लो होगा, क्योंकि इनफ्लो हमारा 70,000 है, आउटफ्लो 2 लाख है। तो हमारा नेट करके आउटफ्लो ही बनेगा, वो किस तरह आ जाएगा 2 लाख माइनस 70,000। तो ये हमारा नेट आउटफ्लो आ जाएगा कितने का 130,000 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 130,000। अब आ जाए नेक्स्ट MCQ पे, MCQ नंबर 20 पे।
इसमें वो कह रहा है द फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर इंक्लूजन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ हाउस लिमिटेड। कौन कौन से उसने बता दी? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनकम टैक्सेस पेड एंड इंटरेस्ट पेड। हाउ मच कैश हैज़ बीन ग्रांटेड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। हमने क्या फाइंड करना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको पता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जब आ जाता है, इसके बाद क्या होता है? इसमें से इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड लेस होता है, इनकम टैक्स पेड लेस हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारी अमाउंट आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। अब हमने ये फाइंड करना है, इसमें से क्या लेस होता है? इंटरेस्ट पेड, वो उसने कितना गिवन किया? 65,000, और इनकम टैक्स पेड, ये कितना है? 12,000। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद उसने क्या दिया हुआ है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 145,000 एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 160,000। तो हम ये भी लिख लेते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये उसने दी है कैश इनफ्लो, तो यानी कि पॉजिटिव फिगर होगी 145,000। और उसके बाद उसने दी है नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो कितनी है? 160,000। ये आउटफ्लो है तो ये नेगेटिव फिगर आ जाएगी। उसके बाद उसने बताया इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने आगे, फिर लास्ट पे आपको पता क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसने बता दिया कितना है? 24,000। अब हम यहाँ से रिवर्स वर्किंग करके पहले हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइंड करेंगे। और वहाँ से फिर हम पहुँचेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक। तो इस 24 में 160 ऐड कर दें। अब यहाँ पे जो भी फिगर आई होगी उसमें 145 ऐड होगा और ये लेस हुआ होगा, और फिर हमारे पास ये अमाउंट आई होगी। तो हम सिंपली इसको रिवर्स कर लेते हैं, 24,000 में 160 ऐड कर देते हैं और 145 लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाती है? 39,000। ये हमारी आ गई नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इस नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 12,000 और 65,000 ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आएगी फिगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, क्योंकि जो भी ये फिगर होगी उसमें से ये दोनों लेस होगी, ये आई होगी ना। तो इसलिए सिंपली हम इसमें ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। वो कितना आ रहा है? 116,000, 116,000। ये हमारी आ गई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की अमाउंट 116,000। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21 पे। इसमें वो कह रहा है A cash flow statement provides information that enables user to evaluate the changes in the cash flow statement। यूजर्स को enable करती है कि वो changes पता चला सकें, किसमें? सॉल्वेंसी, नेट एसेट्स में, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, या इट्स लिक्विडिटी का मतलब है कैश पोजीशन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम क्या पता चलाते हैं? अपनी कैश पोजीशन, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, ये सब हमें पता लगता है। उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, उसकी कैश पोजीशन हमें पता चलती है। तो इसलिए 21 में हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लिक्विडिटी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 22, इसमें कह रहा है डेली सेल्स एंड परचेजेज एंड एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्राइजेज। कि डेली जो सेल्स, परचेजेज और एम्प्लॉयज़ के जो एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं वो उसमें किस में होते हैं? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपको पता है सेल्स मीन्स
डेटर, परचेजेस मीन क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज कॉस्ट मीन एक्सपेंसेस के लेजर, एक्सपेंसेस पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेजर में। तो ये जो डेटर, क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस आते हैं ये कहाँ पे आती हैं? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट MCQ 23 जो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ कैश, किसमें से किस चीज़ में कैश की मूवमेंट होती है? फर्स्ट है राइट इश्यूज, राइट शेयर्स इशू है। इसमें एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो इसमें तो कैश की मूवमेंट होती है। उसके बाद बी है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या फिर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। दोनों केसेस में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सी आ गया क्रिएशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, बैड डेट्स डेबिट या एंड अलाउंस क्रेडिट या अलाउंस डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट। दोनों केसेस में जो है कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद डी है बोनस इशू, बोनस शेयर इशू। इसकी एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब इसमें भी हमारी जो है वो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कैश की मूवमेंट नहीं होती। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट शेयर इशू, जिसमें हमारी कैश की मूवमेंट होती है। तो 23 का क्या आ गया? ऑप्शन ए। इसके बाद आ गया MCQ 24 पे। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी, कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड। वो एक्टिविटी जिसमें साइज और कंपोजिशन किसकी चेंज हो रही हो? इक्विटी में चेंज आ रही हो या बोरिंग्स ऑफ एंटिटी, बोरिंग्स लोन्स वगैरह में चेंजेस आ रही हो। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी में आती है? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे? ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद आ जाए MCQ नंबर 25 पे। 25 में वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। कैश पेमेंट एंड ऑफ इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्सेस भी आपको पता है कहाँ पे लेस होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स डेटर्स, यानी कि उनसे जो पैसे आते हैं वो भी हमारी इंक्रीज डिक्रीज डेटर्स का कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, अब जो डिविडेंड की पेमेंट होती है ये कहाँ पे आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन यहाँ पे? डी। जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट MCQ हमारा MCQ नंबर 26। इसमें वो कह रहा है एम्पलीफाई लिमिटेड हैड सेल्स ऑफ ₹120 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। 120 की सेल्स आ गई। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्रीज फ्रॉम 12 मिलियन टू 16 मिलियन। यानी हमारा जो ओपनिंग था वो कितना था? 12, और वो इंक्रीज हो गया कितना हो गया? 16। यानी हमारा CD कितना आ रहा होगा? 16 मिलियन। एन इंक्रीज ऑफ 4 मिलियन, फिर 4 मिलियन का इंक्रीज वो कह रहा है। वट अमाउंट ऑफ कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने ये बताना है कि कितनी कैश हमें कस्टमर से मिली है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? अपना डेटर का लेजर बना लेंगे। अब उसने ओपनिंग हमें बताया कितना है? 12 मिलियन। क्लोजिंग कितना है? 16 मिलियन। सेल उसने हमें बता दी कितनी? 120। अब सिंपली हम अपना लेजर बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी कैश की फिगर, वो आ रही है 116। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ गया? ऑप्शन बी 116 मिलियन। नेक्स्ट MCQ पे आ जाते हैं, MCQ नंबर 27 पे। 27 में वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर शाह टेक्सटाइल लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹100 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 100 मिलियन। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज ₹20 मिलियन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज ₹28 मिलियन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसने दे दिया। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स वर ₹5 मिलियन एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर ₹9 मिलियन। ये हमारे पास आ गई क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। व्हाट अमाउंट ऑफ कैश वॉज पेड टू सप्लायर्स। अब हमने उसे बताना है कि सप्लायर्स को कितने पैसे हमने दिए हैं। तो इसके लिए अब हम स्टॉक का लेजर बनाएंगे। स्टॉक और सेकंड आ जाएगा क्रेडिटर्स का। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग उसने हमें कितना दिया? 20 एंड 28। तो BD आ गया 20, CD आ गया 28। इसके बाद उसने हमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कितना दिया? 5 एंड CD 9।
कॉस्ट ऑफ सेल उसने हमें बता दी कितनी, 100 मिलियन। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे अमाउंट चाहिए कैश की। उसके लिए यहाँ पे हमें परचेजेस पे भी चाहिए। वो परचेजेस हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, स्टॉक के लेजर में से। तो स्टॉक का हम लेजर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। वो कितनी आ रही है, 108। अब ये जो 108 है ये यहाँ से क्रेडिटर्स के लेजर में चला जाएगा, 108। अब हमारा क्रेडिटर का लेजर भी कंप्लीट है तो इसको हम सिंपली बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास कैश की फिगर आ जाती है 104। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 104 मिलियन, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाए, एमसीक्यू 28 के ऊपर। इसमें वो कह रहा है जमान लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड जनरल लेजर फ्रॉम विच इट शो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ 50 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। एक्सपेंस कितना है, 50 मिलियन। इट्स कैश फ्लो जनरेटेड, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्टेड कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ रुपीज़ 42 मिलियन। कैश कितनी पे की उसने, 42 मिलियन की। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड सैलरीज एंड वेजेस वाज रुपीज़ 3.6 मिलियन। ओपनिंग कितना है, 3.6 मिलियन। व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस, अब हमने उसे क्लोजिंग बैलेंस बताना है। तो इसके लिए हमारा लेजर बनेगा सैलरीज पेबल का। इसमें हमारा ओपनिंग कितना आ गया, 3.6। एक्सपेंस उसने हमें दिया कितना है, एक्सपेंस 50। और उसके बाद कैश कितना हमने दिया, 42। अब सिंपली इसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा CDO कितना आ रहा है, 11.6। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे, ऑप्शन ए, 11.6। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट MCQ 29 के ऊपर। ट्वेंटी नाइन में वो कह रहा है गेन्स एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर क्लासिफाइड एज। गेन और लॉस जो आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आर क्लासिफाइड एज। वो कहाँ पे क्लासीफाई हम करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, आइदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, डिपेंडिंग ऑन विच मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब गेन्स एंड लॉसेज जो हैं वो ऑपरेटिंग में आते हैं अगर इनडायरेक्ट मेथड हो। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड नहीं है तो सिंपली यहाँ पे गेन एंड लॉसेज का मतलब है कि कैश रिसीव जो होता है हमें डिस्पोजल से, वो कहाँ भी आता है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। कि जो भी हम डिस्पोजल करते हैं उससे जो हमारा कैश रिसीव, हमें कैश मिलता है, वो हमारा कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद MCQ 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल इंक्रीज द कैश बैलेंसेज ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन सा इवेंट है जिससे हमारा कैश बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा। लोन रिपेमेंट टू बैंक्स, कि हमने बैंक से कोई लोन लिया था उसकी रीपेमेंट कर, तो इससे तो हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। बैंक ग्रांटिंग इट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट हमें क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एज अ लोन होता है हमारा। तो हम अगर लोन भी लेते हैं तो उससे हमारा कैश बैलेंस, अब उसने ग्रांट कर दिया हमें कि हम ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया तो नहीं है। उसके बाद है डेटर्स पेइंग अमाउंट्स ओड, कि डेटर से जो हमने पैसे लेने थे वो उन्होंने हमें दे दिए, तो इससे हमारा कैश इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद है सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। अब स्टॉक अगर हमने बेचा है और क्रेडिट पे बेचा है तो हमें भी पैसे तो नहीं ना मिले होंगे, तो इससे भी हमारा जो है कैश नहीं बढ़ेगा, बैलेंस। तो हमारा इधर ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, डेटर्स पेइंग अमाउंट्स ओड, यानी कि डेटर से हमें पैसे मिल गए हैं जो हमने उनसे लेने थे। उसके बाद है 31 MCQ, अ कंपनी विद हेल्दी प्रॉफिट्स इज फेसिंग अ कैश शॉर्टेज। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कुड अकाउंट फॉर दिस। कि एक कंपनी जिसके प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं उसे कैश शॉर्टेज आ रहा है, इनमें से कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से वो आ सकता है। डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, के जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम पैसे नहीं दे रहे, अभी डिले कर रहे हैं, लेट दे रहे हैं, तो इससे कैश शॉर्टेज तो नहीं आएगा। द शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड टू डेटर्स, के डेटर्स को जो हमने क्रेडिट टाइम पीरियड दिया था कि इतने दिनों बाद आपने पैसे देने हैं, वो हमने कम कर दिया, तो इससे भी कैश शॉर्टेज नहीं आएगा।
द रिसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, कि हमने एक मशीनरी परचेज कर ली है अभी, तो इससे हमारा कैश शॉर्टेज आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास कैश होगा वो हमने दे दिया होगा परचेज करने के लिए, तो इससे हमारी कैश शॉर्टेज हो सकती है। डी है एन इंक्रीज इन डिविडेंड प्रपोज बाय द डायरेक्टर्स, के डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड प्रपोज किया वो इंक्रीज होगा, इससे भी हमें कैश शॉर्टेज तो नहीं होगी। तो इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी, द रिसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, ऑप्शन सी। इसके बाद आ जाते हैं MCQ 32 पे। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मोस्ट लाइकली टू रन इनटू कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, कि कौन सी कंपनीज हैं जो कैश फ्लो, जिन्हें कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो सकती है। लॉस मेकिंग कंपनी, मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, अ प्रॉफिटेबल न्यू रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स, कि एक प्रॉफिटेबल रिटेलर है, न्यू रिटेलर है, जिसका जो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना चाह रहा है, उसका प्लान अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, तो इस बंदे को आ सकती है। उसके बाद है कंपनी विच हैज़ रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन सो हैज़ टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर ऑफ एरियाज, कि जिसने रिसेंटली अपनी सेल की हो, अपनी कुछ ऑपरेशंस का पार्ट उसने सेल कर दिया है, तो उससे उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद आ गया डी, रीजनेबली प्रॉफिटेबल लॉन्ग इस्टेब्लिश कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान, इस कंपनी को तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फिर हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आता है? ऑप्शन बी, अ प्रॉफिटेबल न्यू रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, जो अपना एक्सपेंशन यानी अपना बिजनेस को फैलाने लगा है, उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 33। इसमें वो कह रहा है व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ कैपिटल रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑन कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, कि हमने लोन की रीपेमेंट की है तो उससे हमारे प्रॉफिट्स और कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट आएगा। अब कैश फ्लो में तो इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा कैश फ्लो? हम जब उसकी पैसे देंगे तो हमारा कैश जो है वो कम होगा, तो इससे हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट्स पे उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने लोन रिपेमेंट किया और लोन आपको पता है कम हो जाएगा, तो वो कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट आइटम है, उससे हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट कोई नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए, ऑन प्रॉफिट नन, ऑन कैश डिक्रीज, क्योंकि कैश कम होगी और प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद MCQ 34, अ कंपनी हैज़ अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, व्हाट वुड एक्सप्लेन द नेगेटिव कैश फ्लो, कि एक कंपनी है जिसकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो नेगेटिव आ गई है, में कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से नेगेटिव आ सकती है? हाई लेवल ऑफ डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड आपको पता है कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू फिक्स्ड एसेट, ये भी हमारी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी हमारी ऑपरेटिंग में नहीं आता। अ सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हमने इंक्रीज़ करती हैं, तो ये हमारी, इससे हमारा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? डेटर्स पे आता है, तो ये हमारा कहाँ पे आता है? ऑपरेटिंग में, तो इसकी वजह से जो है ऑपरेटिंग जो है वो हमारा नेगेटिव आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। लास्ट MCQ 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म, कि इनमें से कौन सा जो है वो कैश आउटफ्लो नहीं है फर्म के लिए? डिविडेंड्स, डिविडेंड से भी कैश आउटफ्लो हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उससे भी कैश आउटफ्लो होगा। टैक्सेस, टैक्सेस की पेमेंट करेंगे उससे भी हमारा कैश आउटफ्लो तो होगा। बैड डेट्स, अब बैड डेट से हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता, क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट एंड डेट्स क्रेडिट, यानी कि हमारा जो रिसीवेबल था वो ख़त्म हो जाता है उससे, लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं होता इससे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन डी, बैड डेट्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।